Assalamu alaikum students. How are you? Hope your studies are going very well. Now I will teach you today's lecture, and the topic of today's lecture is investigational use drugs. How we can define drug? The term drug means any entity intended for use in the diagnosis, treatment or prevention of disease in human or other animals. कोई भी केमिकल जो कि हम ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रग इन ह्यूमंस और इन अदर एनिमल्स. Investigational use drug is a pharmaceutical entity that is not permitted by health authorities for its general distribution and use. It may have considered for but have not yet received approval for human use. Preclinical evaluation in appropriate animal model has been done, but its safety and efficacy is yet to be evaluated in human, called research drugs, experimental drug or investigational drug. यानी ऐसी ड्रग यानी कोई भी जिसे हेल्थ अथॉरिटीज़ ने परमिट नहीं किया हो आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन और उसके यूज़ के लिए, से हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग. जिसके प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन तो सूटेबल हो चुकी होती है या प्री क्लिनिकल इवैल्यूएशन डन कर चुके होते हैं एनिमल मॉडल में, लेकिन इसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो होती है वो इवैल्यूएट नहीं की हुई होती है ह्यूमंस में. इसे हम कहते हैं रिसर्च ड्रग और एक्सपेरिमेंटल ड्रग. यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग जिस पे हम काम कर रहे हों, जिसके प्री क्लिनिकल ट्रायल तो कंप्लीट हो चुके हों और अप्रोप्रिएट हो, लेकिन उसके उसके ह्यूमन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई हो सेफ्टी और एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग या रिसर्च ड्रग या एक्सपेरिमेंटल ड्रग. A drug formulated in a new manner with different excipients, coating solvents, vehicles or other formulations. कोई भी ड्रग जो कि नए मेथड से तैयार की गई हो या डिफरेंट एक्सीपियंट्स के साथ तैयार की गई हो, जो ऑलरेडी एक्सीपियंट्स मौजूद थे अदर देन हमने वो दूसरे एक्सीपियंट्स यूज़ किए हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसमें कोटिंग्स कोई सॉल्वेंट हमने दूसरा यूज़ किया हो, या जो है डिफरेंट व्हीकल्स हमने यूज़ किए हों जो कि ऑलरेडी यूज़ नहीं हुए थे और इसके बाद हमने उसकी सेफ्टी और एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे टेस्ट नहीं किया हो, तो इसे भी हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल ड्रग और एक्सपेरिमेंटल ड्रग या रिसर्च ड्रग. अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ओल्ड ड्रग्स with a change in the usual proportion in a product is considered new if question of safety and efficacy is introduced by alteration. अगर कोई नया कॉम्बिनेशन है जो कि ऑलरेडी मार्केटेड था, लेकिन उस ड्रग में जो कंपोनेंट मौजूद थे, जो एक्टिव दो लिए गए थे, उनको परसेंटेज चेंज की गई हो उस ड्रग में, तो उसे भी हम जो है वो न्यू ड्रग या इन्वेस्टिगेशनल हम ड्रग कहेंगे, क्योंकि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी जो थी मे बी पॉसिबल के चेंज हो गई हो और उसे उस वक्त दोबारा उसकी सेफ्टी और एफिकेसी चेक करने की ज़रूरत है, तो इसे भी हम कहते हैं रिसर्च ड्रग. Similarly, the new use of an old drug, new dosage schedule or regimen, or proposed new route of administration or new dosage form also need new evaluation.
इसी तरीके से कोई ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग है, उसका नया यूज़ के लिए उसे मार्केट किया है, उसकी नई डोजेज आई है, उसकी नई डोज आई है, या न्यू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, या उसका न्यू डोजेज फॉर्म जो है इवेलुएट करने की ज़रूरत है, तो इसे भी हम कहते हैं रिसर्च ड्रग. Such drug need bearing a statement on their label as caution, research drug or caution new drug limited to investigational use only. वो तमाम ड्रग जो कि रिसर्च ड्रग होती हैं उन पे लेबल लगा दिया जाता है कॉशन के रिसर्च ड्रग या न्यू ड्रग लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेशनल यूज़, नॉट फॉर जर्नल यूज़. ओल्ड ड्रग्स, न्यू इंडिकेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कंपोनेंट्स. अगर कोई ऑलरेडी पुरानी ड्रग है और उसको जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या उसका कॉम्बिनेशन हमने जो है नए कॉम्बिनेशन में नए प्रोपोर्शन में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, या न्यू कंपोनेंट्स उसमें ऐड किए गए हैं, तो वो भी हमारे पास रिसर्च ड्रग होगी. क्लिनिकल इवेलुएशन ऑफ रिसर्च ड्रग इन ह्यूमन इज़ कंडक्टेड एंड डिफरेंट फेजेस. हमारे पास बेटा ये ऑलरेडी आप इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे आप कि क्लिनिकल इवेलुएशन, ये जो हम कहते हैं हमारे पास पहले प्री क्लिनिकल होते हैं जो हम एनिमल्स में करते हैं, फिर वहाँ पर क्लिनिकल इवेलुएशन आती है जिसे हम ह्यूमंस में करते हैं. उसमें हमारे पास 4 फेजेस आ रहे होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4. फेज़ 1 में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स मिनिमम होते हैं, इस तरह फेज़ 2 में फिर उससे ज़्यादा होते हैं, फेज़ 3 में हमारे पास जो है वो 3000 तक होते हैं, और उसके बाद फेज़ 4 में हो जाते हैं जब हमारी ड्रग अप्रूव हो जाती है और मार्केट हो जाती है, तो फेज़ 4 हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ड्रग की. तो ये हमारे पास क्लिनिकल इवेलुएशन है. प्रोटोकॉल्स क्या होंगे बिफोर स्टार्टिंग हमारे पास क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए? प्रोटोकॉल्स ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन: प्रायर रिव्यू एंड अप्रूवल, इन्फॉर्म्ड पेशेंट कंसेंट, कंसेंट फॉर्म, proxy authorization from patient representative, intimation to drug authorities, termination of clinical investigation, continuous monitoring and documentation. यानी किसी भी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये तमाम स्टेप उसमें इंक्लूड होते हैं. आगे चलते हैं. प्रायर रिव्यू एंड अप्रूवल: अ क्लिनिकल रिसर्च on human beings must be reviewed prior to its initiation by a committee of experts known as Human Research Committee. क्लिनिकल रिसर्च जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, तो इससे पहले हमें एक प्रायर रिव्यू उसका चाहिए होता है कमेटी के थ्रू, कि जो कमेटी रिव्यू करती है और फिर जो है हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं. ये कमेटी जो होती है वो ह्यूमन रिसर्च कमेटी कहलाती है. यानी किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम जो है उसका अप्रूवल लेते हैं हम ह्यूमन रिसर्च कमेटी से. इन्फॉर्म्ड पेशेंट कंसेंट: इन्फॉर्म्ड पेशेंट कंसेंट इज विलिंगली एक्सेप्टेंस बाय अ पेशेंट और एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ to be subject in research after having a complete information on the aim, protocols and procedure of the research. Before the acceptance by a person, the investigator should provide all information either in writing, verbal or both. Informed patient consent होता है बेटा, ये जिन पेशेंट्स पे या जिन इंडिविजुअल्स पे हमें रिसर्च करनी होती है उनसे हम एक कंसेंट लेते हैं कि वो एग्री हैं इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, और रिसर्च स्टार्ट करने से पहले उन्हें तमाम इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड की जाती है. उसके कि इस रिसर्च के क्या एम ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोटोकॉल्स है, किस तरह हम इसे स्टार्ट लेके चलेंगे, कौन से मेथड हम रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, और उसके कंसेंट लेने से पहले जो रिसर्चर होता है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो होता है उस पेशेंट को या उस इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है, आइदर इन रिटन फॉर्म, वर्बल और बोथ. तो इसे हम कहते हैं पेशेंट इन्फॉर्म्ड पेशेंट कंसेंट.
यानी सबसे पहला स्टेप जो था, कोई किसी भी रिसर्च जब ह्यूमन बींग्स में हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, उससे हम प्रायर रिव्यू करवाते हैं, उसका अप्रूवल लेते हैं ह्यूमन रिसर्च कमेटी से। फिर हम पेशेंट कंसेंट हम तैयार करते हैं, जिसे हम इन्फॉर्म करते हैं जिन इंडिविजुअल या जिन पेशेंट्स पे हमें काम करना होता है, और उनकी एक्सेप्टेंस लेने के बाद फिर हम अपनी रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसर्च इन्फॉर्म्ड पेशेंट कंसेंट, यानी कि आपके रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो कंसेंट फॉर्म होता है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? नेचर एंड पर्पस ऑफ द स्टडी एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, किस टाइप की स्टडी करनी है, उसका पर्पस क्या है, उसके एम्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहले ये चीज़ हमें जो होती है, पेशेंट को हम या इंडिविजुअल को हम उसे इन्फॉर्म करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ऑल रिस्क डिस्कम्फर्ट्स एंड हैज़र्ड्स रीजनेबली एक्सपेक्टेड, जो ड्रग हम जिस पे हम ह्यूमन ट्रायल्स में हम लेके जाना चाह रहे हैं, उसकी क्या रिस्क हैं, क्या हैज़र्ड्स हैं, क्या उसके रिस्क आ सकते हैं, क्या हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, रीजनेबली उसमें हम इन्फॉर्म करते हैं हम पेशेंट को, इंडिविजुअल्स को। ऑल्टरनेटिवली ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्टिव रिस्क, इसके अलावा अगर बाय चांस कोई ऐसा हैज़र्ड्स अगर आ जाएगा तो उसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या देंगे हम उन्हें, उसे भी इन्फॉर्म किया जाता है। जर्नल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी प्रोसीजर, किस मेथड से हम वो रिसर्च अपनी स्टार्ट करेंगे, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे, उसकी डिटेल हम प्रोवाइड करेंगे। एनी कंपनसेशन दैट विल बी गिवन, अगर कोई ऐसा हैज़र्ड्स हो जाएगा या जिसकी वजह से कोई अगर डिस्कम्फर्ट हो, तो उसमें क्या कंपनसेशन देंगे हम पेशेंट को या इंडिविजुअल को। गिव आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च बाय अ स्पेसिफिक पर्सन, इस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए हम एक स्पेसिफिक पर्सन को एलोकेट करते हैं, जो कि उसको तमाम क्वेश्चंस जो रिसर्च से रिलेटेड होंगे उसका आंसर प्रोवाइड करेगा पेशेंट को। आगे चलते हैं। कंसेंट फॉर्म शुड बी अ डिटेल्ड एज ए प्रैक्टिकल, information on a consent form should be in the patient's own language when feasible और adequate interpretation is provided। कंसेंट फॉर्म मैंने बेटा अभी पहले बताया कि एक रिटन फॉर्म होता है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इस रिसर्च से रिलेटेड, और वो पेशेंट को या जो इंडिविजुअल होता है जिन पर रिसर्च की जाएगी उनसे उसे फिल करवाया जाता है। कोशिश की जाती है कि वो उनकी अपनी लैंग्वेज में हो या फिर उसे हम इंटरप्रेट करके या उसे एक्सप्लेन करते हैं उनकी लैंग्वेज में। द पेशेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव शुड रीड द कंसेंट फॉर्म थॉरोली एंड रिसीव अ कॉपी ऑफ साइंड कंसेंट फॉर्म। इसके अलावा पेशेंट या उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव उसका है उसको हम कंसेंट फॉर्म देते हैं, जो थॉरली उसको रीड कर लेता है और उसके बाद उसे साइन करता है और एक कॉपी उसके पास होती है। कंसेंट फॉर्म यहाँ पर अब बेटा एक जो है डिज़ाइन किया हुआ है, इसे यहाँ पे मैंने इसे दिखा दिया है, इसमें देख लें, इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन है। पार्टिसिपेंट्स नेम क्या है, रिसर्च प्रोटोकॉल्स क्या हैं, प्रोटोकॉल नंबर क्या है, इन्वेस्टिगेटर नेम क्या है, तमाम चीज़ें जो हमने पीछे डिस्कस की हैं वो इस कंसेंट फॉर्म में हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक कंसेंट फॉर्म आपको दिखा दिया है बेटा। प्रॉक्सी ऑथोराइजेशन फ्रॉम पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव। What is proxy authorization? In any condition when the patient is not able to give a consent even verbally, a legal representative of that patient give a proxy authorization to investigator for such studies on appropriate form। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट जो है वो कंसेंट नहीं दे सके, चाहे वर्बली हो या रिटन में, तो जो पेशेंट की तरफ से लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि प्रॉक्सी ऑथराइजेशन का फॉर्म फिल करते हैं और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग जो भी उसमें चीज़ें होती हैं उस फॉर्म पर उसमें डिटेल में फिल की जाती हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अचीविंग बेनिफिट्स, और जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है या जो रिसर्चर है, उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो वो रिसर्च कर रहा है उसके क्या बेनिफिट्स अचीव होंगे।
प्रॉक्सी ऑथराइजेशन के अगर सम टाइम जो होता है पेशेंट एबल नहीं होता कि वो फॉर्म फिल कर सके या वर्बली वो उसको आप उससे फिल करवा सकें या रिटन में, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है पेशेंट का, उसको ये फॉर्म दिया जाता है। और यहाँ पर एक डिटेल में एक एग्जाम्पल बेटा आपको दे दिए मैंने प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फॉर्म की, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो यहाँ पर मौजूद हैं उस रिसर्च के लिए। Intimation to drug authorities. Prior intimation of research to drug authority is a requirement by FDA. यानी आपकी जो रिसर्च हमें स्टार्ट करनी है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हमें स्टार्ट करने हैं ह्यूमंस में, उसको स्टार्ट करने से पहले जो भी ड्रग अथॉरिटी वहाँ की होती है उस कंट्री की उसे इन्फॉर्म किया जाता है। और ये FDA की रिक्वायरमेंट है कि प्रायर इंटीमेशन ऑफ रिसर्च to drug authority is a requirement by FDA. The clinical evaluation of a drug in human beings raises ethical and legal issues. So research in human beings is initiated only after the intimation to drug authorities. जब हम clinical evaluation research कर रहे होते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो बहुत से लीगल और एथिकल इश्यूज भी उसमें आ रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जो भी ड्रग अथॉरिटी है उसको इंटीमेट कर दिया जाए, उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। व्हेन न्यू ड्रग यूज्ड ओनली फॉर इन विट्रो रिसर्च और इन लेबोरेटरी एनिमल्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ प्रायर इंटीमेशन टू ड्रग अथॉरिटीज़। अगर नई ड्रग जो है वो सिर्फ इन विट्रो रिसर्च के लिए है, यानी सिर्फ लैब में उस पर काम किया जा रहा है और ह्यूमंस में उसे यूज़ नहीं किया जा रहा, या लेबॉर्ट्री एनिमल्स पर उस जो है उसको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीमेशन टू ड्रग अथॉरिटीज़ इज़ नॉट नेसेसरी। And these drugs labeled as a new drug for in vitro test or not for use in humans. और ये जो ड्रग जो रिसर्च जिस पे हम कर रहे होते हैं, अगर वो सिर्फ इन विट्रो स्टडीज़ के लिए होती हैं, ह्यूमंस में के लिए नहीं होती हैं, तो उस पर लेबल लगा दिया जाता है अ न्यू ड्रग फॉर इन विट्रो टेस्ट और नॉट फॉर यूज़ इन ह्यूमंस। आगे चलते हैं। टर्मिनेशन ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। द ड्रग अथॉरिटी में डायरेक्ट अ स्पॉन्सर टू टर्मिनेट इन्वेस्टिगेशन ऑन ड्रग आफ्टर फेलियर ऑफ one chance given to the sponsor for correction at any stage under following condition. ड्रग अथॉरिटी जो होती है वो किसी भी टाइम पर उस रिसर्च को या इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर सकती है ड्यू टू सच रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी डिफरेंट कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर उन कंडीशन की वजह से ड्रग अथॉरिटी किसी भी टाइम पर आपकी रिसर्च को स्टॉप कर देगी। इसमें हमारे पास कंडीशंस में हम पास नंबर 1 है एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट हैज़र्ड्स, कि मे बी पॉसिबल जो आपकी रिसर्च थी उसमें जो है बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स आ रहे थे, यानी साइड इफ़ेक्ट्स और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स इज़ मैक्सिमम दैन थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, तो वहाँ पे भी वो रिसर्च को स्टॉप कर देते हैं। कन्वेंसिंग एविडेंस ऑफ ड्रग इनइफेक्टिवनेस, अगर ड्रग इनइफेक्टिव है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस की आप कोई एविडेंस नहीं दे सके हैं, तो वहाँ पे भी वो रिसर्च को स्टॉप कर सकती है। सबमिशन ऑफ फॉल्स डेटा, बाय चांस आपने फॉल्स डेटा सबमिट करवाया है ड्रग अथॉरिटी को, तो वहाँ पे भी वो आपकी रिसर्च को स्टॉप कर देगी। ओमिशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू द ड्रग अथॉरिटी, मटेरियल की इंफॉर्मेशन जो ड्रग अथॉरिटी को नहीं दी गई। अनसेटिस्फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है या जो रिक्वायरमेंट थी उसको आपने फॉलो नहीं किया, जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग, जो प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड थे उसके अकॉर्डिंग जो थे वो आपकी रिसर्च अनसेटिस्फैक्ट्री थी, तो वहाँ पे भी वो आपकी रिसर्च को स्टॉप कर देगी। नॉन कंप्लायंस ऑफ सबमिटेड एंड अप्रूवल रिसर्च प्लान, अगर अप्रूवल रिसर्च प्लान नहीं सबमिट किया है। फेलियर टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट एट स्पेसिफिक टाइम, अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर आपको अपनी रिसर्च की रिपोर्ट सबमिट करनी थी
और वहाँ पे वो रिपोर्ट नहीं सबमिट हो सकी है तो उस टाइम पे भी आपके रिसर्च को स्टॉप किया जा सकता है। फेलियर टू रिपोर्ट सीरियस और पोटेंशियल सीरियस एडवर्स रिएक्शंस, अगर उस ड्रग के बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है वो, और उसे आपने रिपोर्ट नहीं किया तो वहाँ पे भी आपकी रिसर्च को स्टॉप कर दिया जाएगा। फेलियर टू मीट रिक्वायरमेंट्स फॉर पेशेंट कंसेंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं थी तो वहाँ पे भी आपकी रिसर्च को स्टॉप कर दिया जाएगा। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। एवरी रिसर्चर और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर शुड प्रिपेयर अ कंटिन्यूस सर्वेलेंस रिपोर्ट on quarterly basis and forwarded it to secretary of the committee of human research। एक कंटिन्यूस सर्वेलेंस रिपोर्ट जो होती है क्वार्टरली बेसिस पर जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है वो रिपोर्ट तैयार करता है और उसे फॉरवर्ड करता है कमेटी को, ह्यूमन रिसर्च कमेटी जिससे उसने अप्रूवल लिया था। इस तरह उसकी जो रिसर्च होती है उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसर्च कमेटी के मेंबर। डॉक्यूमेंटेशन द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू रिपोर्ट्स डेटा रिजल्ट्स इन्वेंट्री एंड फॉर control purpose is required to be kept and retained usually for 2 years or as required by regulation authority। जितने भी रिकॉर्ड है उस रिसर्च में, उसकी रिपोर्ट, उसका डेटा, उसके रिजल्ट, उसकी इन्वेंट्री, तमाम चीज़ों को जो होते हैं डॉक्यूमेंट किया जाता है और उसे यूजुअली जो है वो 2 years के लिए उसे रिटेन करके रखते हैं और या फिर जो भी रेगुलेशन अथॉरिटी उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस टाइम इंटरवल तक उसे रिटेन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड फॉर ड्रग अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्पॉन्सर, अमाउंट डिस्पेंस टू पेशेंट, रिटर्न अमाउंट ऑफ ड्रग टू स्पॉन्सर। यानी बेसिक जो हमारे पास असल जो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए उसमें हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसमें ड्रग अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्पॉन्सर, स्पॉन्सर से जो आपने ड्रग अमाउंट लिया वो कितना था, अमाउंट डिस्पेंस टू पेशेंट और टोटल कितना अमाउंट जो है वो पेशेंट पे यूटिलाइज हुआ, रिटर्न अमाउंट ऑफ ड्रग टू स्पॉन्सर। और इस पेशेंट के या जिस इंडिविजुअल पे रिसर्च हो रही थी उनके करने के बाद जो अमाउंट आपने रिटर्न किया वो कितना था। इन तमाम चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन होती है। यहाँ पर बेटा आज का जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग है। इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग क्या होती है इसको हमने डिफ़ाइन किया। इसे हम जो है रिसर्च ड्रग या एक्सपेरिमेंटल ड्रग भी कहते हैं। कोई भी ड्रग जो कि न्यू मेथड से तैयार की गई हो या उसमें डिफरेंट एक्सिपिएंट्स यूज़ किए गए हों, कोई वो न्यू एक्टिव भी हो सकता है या ऑलरेडी मार्केटेड ड्रग भी हो सकती है जिसमें आपने डिफरेंट एक्सिपिएंट्स यूज़ किए हैं या जो एक्टिव था उसका कॉम्बिनेशन का डिफरेंस था, कोटिंग एजेंट डिफरेंट था, व्हीकल डिफरेंट लिए थे या कोई नया मेथड था। ये तमाम जो होती हैं हमारे पास न्यू ड्रग में आ जाती है क्योंकि इसे हमें हर पॉइंट पे उसकी सेफ्टी और एफिकेसी जब चेंज हो रही होती है तो उसे हमें चेक करना होता है। इसके अलावा जो रिसर्च ड्रग होती हैं उस पर जो हम लेबल लिखते हैं उसे हम रिसर्च ड्रग या ड्रग लिमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशनल यूज़ का लेबल उस पर मौजूद होता है। इसके बाद अगर क्लिनिकल इवैल्यूएशन की बात करें तो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाते हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4। फ़ेज़ 4 से पहले FDA उसका रिव्यू कर लेती है, उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जो होती हैं वो कंफर्म कर देती है। फिर प्रोटोकॉल्स में था कि क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोटोकॉल्स को लेके चलते हैं। उसमें सबसे पहले जो चीज़ थी हमारे पास बेटा
प्रायर रिव्यू एंड अप्रूवल था, जो ह्यूमन एथिकल कमेटी होती है वो रिव्यू करती है और फिर अप्रूवल देती है, और उसके बाद जो है हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ड्रग अथॉरिटी को हम इन्फॉर्म करते हैं अगर वो ड्रग जो होती है वो पेशेंट में और इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन में यूज़ हो रही है, और अगर जो है वो एनिमल्स में यूज़ हो रही है, लैब में यूज़ हो रही है, तो हम ड्रग अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करते। फिर इन्फॉर्म पेशेंट कंसेंट होता था कि इन्फॉर्म पेशेंट कंसेंट क्या था कि जो हम एक प्रॉपर हम पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, एक फॉर्म की शक्ल में होता है, वो फॉर्म हम प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं जिसे हम इन्फॉर्म पेशेंट कंसेंट फॉर्म कहते हैं, जिसपे तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। इसके अलावा अगर पेशेंट के बजाय जब कंसेंट फॉर्म हम अगर किसी भी वजह से जो पेशेंट है वो उसे हम कंसेंट फॉर्म फिल नहीं करवा सकते, या हम उसे वर्बली भी उससे चीज़ें नहीं, तो हम उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उससे वो हम फॉर्म फिल करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी ऑथराइजेशन फ्रॉम पेशेंट रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉक्सी ऑथराइजेशन की यहाँ पे इसमें डिटेल बता दी कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। फिर इंटीमेशन टू ड्रग अथॉरिटीज़ कि अगर वो ड्रग को ह्यूमन में यूज़ किया जा रहा है तो इंटीमेट किया जाएगा ड्रग अथॉरिटी को, और अगर उसे लैब में हम यूज़ करेंगे या इन विट्रो हम यूज़ कर रहे हैं या एनिमल में, तो ड्रग अथॉरिटी को इंटीमेट करना ज़रूरी नहीं होता। फिर डिफरेंट स्टेप्स पे हमने बताया कि किन किन स्टेप्स पे ड्रग अथॉरिटी जो होती है आपकी रिसर्च को स्टॉप कर सकती है। उसमें डिफरेंट कंडीशंस को हमने डिस्कस किया, कौन कि किन किन कंडीशंस की वजह से जो आपकी ड्रग रिसर्च होगी वो स्टॉप कर दी जाएगी किसी भी स्टेप पर। फिर जो भी रिसर्च हो रही थी उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही होती है जो ह्यूमन रिसर्च कमेटी होती है, और कंटिन्यूस सर्वेलेंस रिपोर्ट जो होता है इन्वेस्टिगेटर वो सबमिट करवा रहा होता है ऑन क्वार्टरली बेसिस पर, और सेक्रेटरी कमेटी ऑफ ह्यूमन रिसर्च उसको जो है वो चेक कर रही होती है उस रिपोर्ट को टाइम टू टाइम। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन थी एट द लास्ट जो थी वो तमाम चीज़ों की हमारे पास जितनी भी हम जो रिसर्च करते हैं उसे हम तमाम चीज़ों उसका डेटा उसका रिज़ल्ट इन्वेंट्री तमाम उसके प्रोटोकॉल्स को हम अपने पास मेंटेन रखते हैं, उसका डेटा तमाम। और मेन चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं उनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्रग का अमाउंट जो स्पॉन्सर से रिसर्चर जो है वो रिसीव करता है कि कितना अमाउंट रिसर्चर ने रिसीव किया स्पॉन्सर से, और पेशेंट पे कितना यूटिलाइज हुआ अमाउंट, और रिटर्न अमाउंट ऑफ ड्रग जो था स्पॉन्सर को कितना था। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती हैं। यहाँ पर बेटा हमारी जो है वो आज का टॉपिक वाइंड अप हो गया है। अब इंशाल्लाह इसे हम जब हमारे इंटरेक्टिव सेशन होगा इसे हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे जो चीज़ें बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टिगेशनल यूज़ ड्रग्स। इसे आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, इसमें से एक एक चीज़ को देख लीजिएगा। आगे भी ये चीज़ें आपके जो है ना बेटा बहुत काम आ जाएंगी। इसमें किस तरह जो है आप एक रिसर्च स्टार्ट करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये आप जो है जब इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। क्लिनिकल इवैल्यूएशन क्या होती है, कितने स्टेप्स में होती है, इसके अलावा जो है कंसेंट फॉर्म क्या होता है, और कंसेंट फॉर्म किस तरह जो है प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो मैंने एक आपको कंसेंट फॉर्म दिखाया है, इसके अलावा बेटा आप नेट से भी सर्च करेंगे तो आपको जो है कंसेंट फॉर्म और डिफरेंट टाइप्स के भी मिलेंगे। इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है रिसर्च से रिलेटेड। प्रॉक्सी ऑथराइजेशन क्या होती है ये भी मैंने एक स्टडी से उठाया है, वहाँ से आप नेट पे से और भी सर्च कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आज जो ये टॉपिक आपने पढ़ा है ये इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें तमाम चीज़ें देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर बाद में हम इसे इंशाल्लाह दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।